दोस्तों गौर से देखिए इस तस्वीर को। ये है मैडम चंचला कुमारी। मैडम चंचला कुमारी वर्तमान में मांडर अंचल की सीओ हैं, यानी अंचलाधिकारी हैं। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो मैडम चंचला कुमारी आदिम जनजाति कोरवा समुदाय की पहली महिला अधिकारी हैं और इन दिनों बहुत सुर्खियां बटोर रही हैं। अखबारों की माने तो मैडम चंचला कुमारी ने अपने ही अंचल में हो रहे अवैध म्यूटेशन का खुलासा किया है। खुलासा करने के साथ साथ दोषियों के विरुद्ध मांडर थाना में जाकर नेम्ड एफआईआर भी किया है और इस पूरे मामले में रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री को पत्र लिखकर ईडी से कार्रवाई करने तक की मांग कर डाली है। और उनके ही एफआईआर को देखते हुए 16 जून को अखबारों में यह खबर प्रकाशित होती है कि मांडर की 115 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का बिना रजिस्ट्री म्यूटेशन हो गया और इसका पूरा आरोप लगता है उस अंचल के अदना से कर्मचारी पूना उराव पर। आरोप यह है कि पूना उराव ने पंजी 2 में छेड़छाड़ करते हुए मौजा हेसमी की खाता संख्या 152 प्लॉट नंबर 1163 रकबा 14 एकड़ 34 डिसमिल जमीन को नारायण मिस्त्री पिता नंदलाल मिस्त्री के नाम पर दर्ज कर दिया है। और ठीक इसी खाता, इसी प्लॉट, इसी रकबा पर इससे पहले राजेश जेराल्ड एक्का, जो वर्तमान में इसकी विधवा पत्नी सरोज लकड़ा इस पूरे मामले को देख रही है, राजेश जेराल्ड एक्का के नाम से ये रसीद कटता था। मतलब एक ही जमीन में डबल जवाबंदी खोली गई। डबल जवाबंदी की जांच कराना छोड़कर मैडम ने सिर्फ एक शब्द को पकड़ा कि यह जमीन सरकारी है, क्योंकि यह जमीन का नेचर है गैर मजुरवा मालिक। आप गैर मजुरवा खास नेचर का जमीन भी इसे समझ सकते हैं, दोनों सरकारी जमीन ही होती है। लेकिन मैडम ने इसे बिना कागजों की जांच पड़ताल किए डायरेक्ट बोल दिया कि यह सरकारी जमीन है। लेकिन हम मैडम को चैलेंज करते हैं कि मैडम ये सरकारी जमीन नहीं है। और इस वीडियो की शुरुआत में मैडम से मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि मैडम आपने जो 6th जेपीएससी निकाली है, ये आपने पढ़ लिख कर निकाली है या फिर टेबल के नीचे से घूस देकर निकाली है? क्योंकि आपके ज्ञान को देखकर तो यही लगता है और हमें यह लगता है कि आपको कागजों की समझ ही नहीं है। आपको समझ ही नहीं है कि गैर मजुरवा मालिक नेचर का जमीन आजादी से पहले, यानी जब जमींदारी प्रथा चलती थी तब उसका क्या चलता था, इस नेचर के जमीन का क्या मतलब होता था, और आज़ादी के बाद यानी जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तब इस नेचर की जमीन पर कैसे काम होता है, ये आपको पता ही नहीं है। आपको बस शब्द पता है, शब्द का वर्तमान का मतलब पता है और उसी मतलब के आधार पर आपने ये कह दिया कि ये सरकारी जमीन है। शायद मैडम को प्रमोशन लेना हो, शायद मैडम ये बताना चाहती हो कि मैंने 14 एकड़ 34 डिसमिल सरकारी जमीन को बचा लिया है, जिसका वर्तमान वैल्यू 115 करोड़ रुपए लगाया गया है। चलिए पूरी कहानी हम आपको बताएंगे कि कैसे मैडम एक हुक्मनामा, एक डीड वाली जमीन को सरकारी जमीन बताने में लगी हुई है। पता नहीं मैडम क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। पूना उरांव पर सिर्फ इल्जाम लगाकर, आरोप लगाकर, चूंकि अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ एक अदना सा कर्मचारी अकेले 14 एकड़ 34 डिसमिल जमीन का म्यूटेशन कर सकता है। क्या इसमें सीओ शामिल नहीं होगा? क्या इसमें सीआई साहब शामिल नहीं होंगे? शायद खुद को साफ सुथरा साबित करने के चक्कर में मैडम ने एक डीड वाली जमीन को सरकारी जमीन बता दी है। चलिए पूरी कहानी को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये बेशकीमती जमीन है कहाँ पर। ये बेशकीमती जमीन है, जब आप रांची से लोहरदगा मार्ग पर जाएंगे ना तो आपको मांडर टोल प्लाजा से सटा हुआ ये जमीन मिलेगा। खाता प्लॉट मैंने आपको बता ही दिया है। और आपको बता दें कि जमीन पर सिर्फ अंचल में खेला नहीं हुआ है, कई सालों से यहाँ पर जमीन दलाल पड़े हुए हैं, कई भूमाफिया इसमें पड़े हुए हैं। जब वो उस जमीन को हड़प नहीं पाए तो आखिर में अंचल को टारगेट किया गया है, अंचल की तरफ से खेला किया गया है। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। ये कहानी शुरुआत होती है आज़ादी से पहले, उस समय की जब देश में जमींदारी प्रथा चलती थी। साल 1938 में तत्कालीन जमींदार हरिराम दुबे, पिता जनक राम दुबे वगैरह ने
14 एकड़ 34 डिसमिल जमीन को लूकस एक्का के नाम पर हुक्मनामा कर दिया था, जिसका नेचर प्रति कदीम बताया गया। दोस्तों, प्रति कदीम का मतलब होता है ऐसी जमीन जो उबड़ खाबड़ हो, जो पथरीली हो, जिसे जोत कोड़ करके साफ सुथरा करके रहने लायक बनाया गया। उसके बाद साल 1939 में तत्कालीन जमींदारों ने इस जमीन को हुक्मनामा के बाद लूकस एक्का को डीड भी कर दिया था और तब से लेकर अब तक उसी डीड के आधार पर रसीद कटता आया है। ये कागज मैडम ने देखा ही नहीं, बस उनको दिखा गैर मजूरवा मालिक और ये जमीन हो गई सरकारी। चलिए, ये तो जमींदारी प्रथा की बात है। जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई उसके बाद इस जगह पर आया बिहार सरकार। बिहार सरकार ने 1983 और 84 के बीच में जमीनों का एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में लूकस एक्का का कुछ जमीन बिहार सरकार ने ले लिया था और इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए लूकस एक्का के वंशजों ने साल 1994 में बंदोबस्ती कार्यालय में एक वाद भी चलाया था। मतलब बिहार सरकार से कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई थी। लगभग 2 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बिहार सरकार ने भी ये माना कि यह जमीन जो है एक्का परिवार की है और उनके वर्तमान वंशज जो है राजेश जेराल्ड एक्का के नाम से फिर ये रसीद कटना शुरू हुआ। उसके बाद झारखंड बना। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ उसके बाद भी इस जमीन पर रसीद कट रहा था। लेकिन साल 2006 में एंट्री होती है राजकुमार तुरी की। जब अखबार पढ़ेंगे ना आप 16 जून का, तो उसमें भी राजकुमार तुरी का जिक्र है। राजकुमार तुरी का ये पक्ष है कि तत्कालीन जमींदार ने 1 एकड़ 5 डिसमिल जमीन, जिसका खाता नंबर वो 152 बताते हैं और प्लॉट नंबर मतलब यही 1163 ही बता रहे हैं, और कहते हैं कि हमें जमींदार ने भूदान दिया है। लेकिन आपको बता दें कि राजकुमार तुरी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जमीन भूदान में मिला है, लेकिन उनका प्लॉट नंबर 1162 है, जिसे राजकुमार तुरी ने बड़े ही चालाकी से 62 को 63 बना दिया और लगातार सरोज लकड़ा को, जो राजेश जेराल्ड एक्का की विधवा पत्नी है, उनको लगातार परेशान किए जा रहे हैं। और जब सरोज लकड़ा उस जमीन पर खेती बाड़ी करने जाती थी तो 144 लगा दिया जाता था और 144 का वाद अगर कोर्ट में चलता था तो राजकुमार तुरी अपना कोई कागज दिखाते ही नहीं थे। ऐसे कई 144 के जजमेंट है जो सरोज लकड़ा के फेवर में भी गए हैं। समय बीतता गया। उसके बाद साल 2017 में एंट्री होती है हरीश दुबे की। आपको बता दें कि हरीश दुबे तत्कालीन जमींदार के वंशज हैं। इतना बेशकीमती जमीन जिसकी कीमत 115 करोड़ रुपया बताई जा रही है, आपको लगता है कि जमींदार का वर्तमान में जो वंशज है वो छोड़ देगा? तो उन्हीं वंशजों में से एक है हरीश दुबे। हरीश दुबे को जब इस जमीन के बारे पता चला, वो सरोज लकड़ा के ऑफिस तक पहुंच गया। सरोज लकड़ा गव्य विभाग धुरवा में कार्यरत थी उस समय। उनके ऑफिस में जाके उनको धमकाने की कोशिश की कि आप या तो जमीन मुझे सेल कर दीजिए या फिर मेरे पूर्वजों ने जो जमीन आपको दी है उसे वापस कर दीजिए। जब सरोज लकड़ा ने इसका विरोध किया तो डराने धमकाने का काम किया गया और इसे लेकर सरोज लकड़ा ने उस समय धुरवा थाना में FIR भी करवाया था, लेकिन थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर वक्त बीतता गया और इसी बीच साल 2021-22 में जब वहां पर टोल प्लाजा बन रहा था, उस वक्त अंचल ने सरोज लकड़ा को एक नोटिस जारी किया। यह नोटिस भी ये बताता है दोस्तों कि ये जमीन सरकारी नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी जमीन थी तो आपको सरोज लकड़ा को नोटिस करवाने की क्या जरूरत थी? ये तो आपकी जमीन है, आप जाइए उसमें काम करिए। मतलब अंचल को भी ये पता है कि ये जमीन हमारी नहीं है। तब जाकर इन्होंने सरोज लकड़ा को नोटिस भेजा कि आप अपना बाउंड्री पीछे कर लीजिए, अन्यथा हम इसे बलपूर्वक तोड़ देंगे। और लास्ट में तोड़ ही दिया गया था। सरोज लकड़ा बस देखती रह गई थी। उसके बाद कम से कम 5-10 कदम पीछे करके सरोज लकड़ा ने तार का घेरा किया था और उसी विवाद में तत्कालीन CO जो थे उन्होंने इनकी जमाबंदी रद्द कराने के लिए एक आवेदन भी दिया था,
जो अखबारों में भी छपा है। आप उस दिन का 16 जून का अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे साल 2014 का तत्कालीन सीओ का एक रिपोर्ट, जिसमें सीओ ने ये कहा है कि यह जमीन एक्का परिवार की है जो राजेश जेराल्ड एक्का के नाम से रसीद कटता है। 2 लाइन में पढ़ के भी आपको सुना दे रही हूँ। इसका आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि दिनांक 20/1/1939 ईस्वी को लूकस एक्का वर्ल्ड एमिल एक्का के साथ कबूलियत रैयती बंदोबस्ती रैयती किया गया। वर्तमान में पंजीटू रैयत राजेश जेराल्ड एक्का पिता स्वर्गीय जेम्स एरिक एंथोनी के नाम पर दर्ज है। मतलब एक सीओ हैं, वो कहते हैं कि ये ज़मीन एक्का परिवार की है, यानी कि राजेश जेराल्ड एक्का की ज़मीन है, और वर्तमान सीओ ये कहती है कि ये ज़मीन सरकारी है। पहले आप सीओ ही ये निर्धारित कर लीजिए कि ये ज़मीन है क्या, उसके बाद आप ईडी को जांच के लिए बोलिएगा। मतलब पुराने सीओ का कहना है कि ये ज़मीन जो है वो एक्का परिवार की है, वर्तमान सीओ कहती है सरकारी है। ये कैसे हो सकता है? कागज अगर जांच किया जाए तो सारे सीओ का रिपोर्ट तो एक ही होना चाहिए ना, अलग अलग रिपोर्ट क्यों? और मैडम चंचला कुमारी को आगे कार्रवाई करने के लिए या एफआईआर जो भी आपने कराया, मैडम आपको इस तत्कालिक सीओ पर भी एफआईआर करने की जरूरत है, जिसने इस सरकारी जमीन को राजेश जेराल्ड एक्का की जमीन बताया है। अब साल 2014 में जो तत्कालीन सीओ थे ना, उन पर भी आप केस करिए और उनको भी नोटिस भेजिए कि आपने ये गलत नोटिस कैसे जारी किया, ये गलत आपने कैसे रिपोर्ट बनाया। आप इन पर भी केस कीजिए मैडम, आपके केस का हमें इंतजार रहेगा कि आप कब इनके ऊपर एफआईआर करेंगे। आपको और एक बात हम बताना चाहेंगे कि आप सोचिए कि पहले पंजीटू में नाम दर्ज होता है या पहले रसीद कटता है। इस डबल जमाबंदी में पहले रसीद कटा है, उसके बाद पंजीटू में नाम दर्ज हुआ है। 9 जून 2026 को नारायण मिस्त्री के नाम पर रसीद कटता है और 12 जून 2026 को पंजीटू में नाम दर्ज होता है। कागजों के आधार पर ही हम बात करेंगे। जब पंजीटू खोला गया, उसमें आधार दिया गया कि लगान निर्धारण वाद संख्या 99787R 8 पन्ना फट जाने के कारण इंद्रराज किया गया। इंद्रराज लिखने का मतलब है दर्ज कर लिया गया। मतलब जब आप ये खुद कह रहे हैं कि पेज या पन्ना फट गया है, तो आपने कैसे इंद्रराज किया? पूरा पैसा का खेल है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक कर्मचारी पर आप उंगली नहीं उठा सकते। इसमें कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो पूरे मामले में संलिप्त हैं। पहले रसीद कटता है, पंजीटू में नाम दर्ज होता है और इसके बीच 11 तारीख को फिर से राजेश जेराल्ड एक्का के नाम से रसीद कटता है। 9 तारीख को नारायण मिस्त्री के नाम से, 11 तारीख को राजेश जेराल्ड एक्का के नाम से, फिर 12 तारीख को फिर नारायण मिस्त्री के नाम से पंजीटू में नाम दर्ज होता है। तो सोचिए कितना बड़ा खेला किया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब हमने पूना उरांव से बात करने की कोशिश की, तो पूना उरांव का कहना है कि मैडम मैंने लॉगिन किया ही नहीं है। तो जब आपने लॉगिन किया ही नहीं है तो म्यूटेशन कैसे हो गया? आपको बता दें कि म्यूटेशन 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। इस पूरे मामले में ऑफलाइन तरीके से रजिस्टर में दर्ज करके पंजीटू खोला गया है। करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है और करोड़ों रुपए के लेन देन में सिर्फ एक कर्मचारी का नाम आ रहा है। बाकी अधिकारी कहाँ हैं? इस पूरे मामले में एक अदना से कर्मचारी पूना उरांव पर पूरा आरोप लगाया गया है। सीआई और सीओ इस पूरे मामले में खुद को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह नामुमकिन है। बिना किसी बड़े अधिकारी से ये पूरा काम संभव है ही नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले में, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लग रहा है कि ये जो मैडम चंचला कुमारी है, ये जो सरकारी जमीन बताने की कोशिश कर रही है, क्या ये सरकारी जमीन है या फिर ये एक हुक्मनामा और डीड वाली जमीन है जो जमींदारी प्रथा के समय की है? यानी कि उस समय जमींदारों को ये हक था कि वो इस नेचर के ज़मीन को डीड कर सकते थे। चलिए, इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आराम से इस वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम डीसी महोदय से आग्रह करना चाहेंगे कि सर बढ़िया से जांच करवाइए,
सिर्फ पूना उरा एक कर्मचारी का ये काम नहीं है, ये डबल जमाबंदी का काम। इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है, इसमें सीआई पे भी जांच कराने की आपको जरूरत है और सीओ मैडम पर भी जांच कराने की जरूरत है। ईडी को तो जांच आप दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन पहले अपने स्तर से भी जांच करा लीजिए। कागज जो बंडलों बंडल है सरोज लकड़ा के पास, उन पर भी जांच कराने की जरूरत है। और तत्कालीन सीओ जो साल 2014 में उस अंचल में थे, उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसे भी जांच करने की जरूरत है। चलिए, जोहार रहेगा, प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।